अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत बात सबसे पहले अमरनाथ यात्रा की, जिसकी औपचारिक शुरुआत अब से कुछ ही घंटों बाद होने वाली है, जिसके आज सुबह जम्मू के बेस कैंप से यात्रियों का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा के साथ रवाना किया गया। और इस मौके पर प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे, जिन्होंने अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। बाबा बर्फानी का बुलावा आया तो देश भर से भक्त दौड़े चले आए। इन भक्तों का पहला जत्था आज जम्मू बेस कैंप से रवाना हुआ, जिसकी खुशी में भगवान भोलेनाथ के ये भक्त झूम उठे। कोई डमरू और मंजीरा बजाने लगा, तो हर किसी ने हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाए। बाबा बर्फानी के भक्तों की ये खुशी बता रही है उन्हें इस पवित्र यात्रा का कितनी बेसब्री से इंतजार था। यही वजह है कि आज जब तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ, तो जम्मू बेस कैंप पर मौजूद हर श्रद्धालु महादेव की भक्ति में डूबा नजर आया। शिव भक्ति और राष्ट्र भक्ति दोनों एक साथ देखने को मिल रही है यहाँ पर जम्मू के यात्री निवास भवन में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो हैं एक तरफ डमरू बजा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का ध्वज लहरा रहे हैं और साथ ही में हमारा तिरंगा भी लहरा रहे हैं। यही तिरंगा जो देश की आन बान शान अस्मिता का प्रतीक है। राष्ट्र भक्ति और शिव भक्ति दोनों एक साथ देखने को मिल रही है। और यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं खासा उत्साहित हैं, व्याकुल है भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उत्साह है श्रद्धालुओं में चरम पर है और डमरू बजाया जा रहा है, तिरंगा लहराया जा रहा है। हालांकि इस यात्रा की औपचारिक शुरुआत सुबह से होगी, जिसके लिए इन यात्रियों को अलग अलग बसों से आगे की तरफ भेजा गया। इस मौके पर प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे, जिन्होंने श्रद्धालुओं को रवाना करने से पहले विधि विधान से पूजा की। पूजा संपन्न होने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रियों के पहले जत्थे को झंडा दिखाकर रवाना किया। पहला जत्था यहाँ जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास भवन से रवाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का काफिला एक एक करके यहाँ से निकल रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अब जो है यात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाई और यात्रियों को अब यहाँ से रवाना किया जा रहा है। कश्मीर घाटी की तरफ यात्री जो है निकल पड़े हैं और कल जो है ये यात्रा विधिवत तौर पर शुरू हो जाएगी दोनों मार्गों से। एक तो है जो पारंपरिक पहलगाम मार्ग है और दूसरा जो बालतल मार्ग है। दोनों मार्गों से कल जो है यात्रा शुरू हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ियों का काफिला है, इनमें जो है यात्रियों का पहला जत्था है, यानी कि जो पहले जत्थे में दर्शन करने जाएंगे वो यात्री कश्मीर घाटी के लिए निकल पड़े हैं। अमरनाथ की ये यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं है। यात्रा मार्ग पर कई तरह की चुनौतियां हैं। बावजूद इसके कोई परिवार संग यात्रा के लिए आया है तो कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ पहुंचा है। गुड न्यूज टुडे से बातचीत में भी बाबा बर्फानी के इन भक्तों का जोश और उत्साह देखते ही बना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए, इनमें कितना उत्साह है। काफी व्याकुल है ये भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए और काफी प्रसन्नता दिख रही है इनके चेहरे पर। और ये यात्रियों का पहला जत्था है जो कश्मीर घाटी की तरफ जा रहा है। बहुत ही खुशी की बात है कि इतनी कठिन यात्रा होने के बावजूद हर वर्ष श्रद्धालुओं और भक्तों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इसमें माताएं बहनें जो हिस्सा ले रही हैं, ये बहुत ही तारीफे काबिल है। चेहरे पर आप सबके काफी मुस्कान है। पहले जत्थे में ही नंबर आ गया। पहले जत्थे में नंबर आ गया, इसी से तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता है और हमें बाबा बर्फानी के दर्शन करने का मौका मिलेगा। कहाँ से आए आप? हम मुरैना चंबल MP से आए हैं। मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश से। बिल्कुल, आपने अपने ललाट पे बिल्कुल चंदन लगाया है। ये तो बाबा की कृपा है, उन्होंने हमें बुलाया है और पहले ही सबसे पहले हमें दर्शन देने का सौभाग्य मिला है।
जम्मू बेस कैंप से चले तीर्थयात्रियों के इस पहले जत्थे का जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। कहीं फूल बरसाए गए, कहीं फूल मालाएं पहनाई गई। उधमपुर में स्थानीय प्रशासन ने इन तीर्थयात्रियों का जोरदार स्वागत किया। जबकि बनिहाल में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पहले जत्थे का वेलकम किया। आपने देखा कितनी खूबसूरती से सारा यात्रा चल रही है और सुबह ये जम्मू से चली और कल की लखनपुर से चली और सबका आज सुबह वहाँ से झंडा दिया गया और ये आज यहाँ बनिहाल में पहुँचे हैं। आज सड़कों पे ऊपर एक त्यौहार है, एक फेस्टिवल चल रहा है और यही जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है। आज जब बनिहाल में हम खड़े हैं, आप देखें यहाँ हिंदू भी है, यहाँ मुसलमान भी है, यहाँ सिख भी है, हर कौम इन यात्रियों का स्वागत कर रही है। इस साल की अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले पहलगाम में आतंकी घटना हुई। ऐसे में इस तीर्थ यात्रा के सफल आयोजन के लिए तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस बार और ज्यादा एहतियात बरत रही हैं। चाहे यात्रियों के बेस कैंप हो या फिर यात्रा रूट, चौकसी ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। वहीं तीर्थ यात्रियों के जत्थे को भी कड़ी सुरक्षा के साथ भेजा जा रहा है ताकि बाबा के इन भक्तों को कोई परेशानी न उठानी पड़े। इस वक्त हम पहलगाम में हैं और मैं अपनी आवाज बड़ी मुश्किल से सुन पा रहा हूं क्योंकि बहुत जबरदस्त यहाँ वातावरण है, शोर है, जोश है, जज्बा है, क्योंकि जो पहला बैच है अमरनाथ यात्री का वो पहुंचा है पहलगाम। सीधा बात करें, कहां से आए? सर हम एमपी उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, महाकाल की नगरी से। कि कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, जोश और उमस के साथ आए हैं। ये बताइए कि आपको तो जो वेलकम मिला है, जगह जगह पे फूल फेंके, एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा वेलकम? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सुविधाएं कैसी? सुरक्षा बहुत अच्छा, एक नंबर सुविधा है। बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ मिली हुई है, बढ़िया। अटैक हुआ था उसका कोई नहीं, रास्ते से लेकर यहाँ तक सुरक्षा से सुरक्षित बहुत अच्छी दिखी गई है, बहुत अच्छी सुरक्षा, बहुत बढ़िया, कोई डर नहीं है। 38 दिन तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा का समापन इस साल 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा, जबकि पिछले साल ये यात्रा 52 दिन चली थी और 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। मगर इस बार अब तक 3.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो 38 दिन की इस यात्रा में पिछले साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। जम्मू से सुनील जी भट्ट और पहलगाम से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमरनाथ यात्रा का अहम पड़ाव है बालटाल बेस कैंप, जहां से तीर्थ यात्रियों को पवित्र गुफा की ओर रवाना किया जाता है और इस बालटाल बेस कैंप पर इन तीर्थ यात्रियों के रहने, खाने पीने और मेडिकल की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। और इसी पर हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह की ये रिपोर्ट देखिए, बालटाल बेस कैंप से किस तरीके से वहां पर तैयारियां हैं। मैं इस वक्त बालटाल में मौजूद हूं। बालटाल से करीब 15 किलोमीटर दूर जो है वो पवित्र अमरनाथ गुफा पड़ती है। उस गुफा तक जाने के लिए यहां से जो अमरनाथ यात्री हैं उनको पैदल भेजा जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि या तो खच्चर के जरिए या पैदल या फिर पालकी से यहां से जा सकते हैं। तो इस बार जो है व्यवस्था अलग तरीके से किया गया है, क्योंकि सिक्योरिटी में किसी भी तरीके की चूक ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये कदम बढ़ाया गया। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसमें भी खासियत ये है कि ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का फेशियल रिकॉग्निशन इस बार किया जा रहा है, यानी कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर पहुंच रहा है उसके चेहरे की जानकारी ली जाती है और अगर किसी भी व्यक्ति की संदिग्ध तौर पर यहाँ पर कोई तस्वीर आती है तो उसको तुरंत जो है सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट करती हैं और उसके तुरंत बाद जो है उसको वहां पर धरपकड़ होती है। ऐसे ही लंगर यहाँ पर लगे हुए हैं। किसी भी व्यक्ति को जो अमरनाथ यात्रा करने यहाँ पर आता है उसको कोई भी परेशानी नहीं होती है। ये लंगर जो लगाया गया, आप देखिए कि दिल्ली की तरफ से एक विशाल भंडारा जो है यहाँ पर पूरा स्थापित किया गया है और पूरी तरीके की यहाँ व्यवस्था दी गई है। अंदर की तस्वीर भी आपको एक बार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सारा जो है यहाँ लंगर चलता है। पूरा आप देखिए कि जो भी किसी भी राज्य से यहाँ पर जो पहुँचता है, चाहे यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश या कहीं का भी हो, उसको बेहतरीन यहाँ पर लंगर में सुविधा मिलती है। खाने पीने की व्यवस्था जो है दी जाती है और ये व्यवस्था जो है लगातार 38 दिनों तक जो ये पूरी यात्रा चलेगी उसमें ये पूरी व्यवस्था
दी जा रही है। तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है। भोले के भक्तों में इस बार भी जैसे हर साल देखा गया है उत्साह, कुछ इसी तरीके का उत्साह इस बार भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बालटाल से कैमरामैन नासिर के साथ जितेंद्र सिंह। देश की समुद्री सीमा की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी और एक गुड न्यूज आई है। भारतीय नौसेना को INS उदयगिरी के रूप में समंदर का एक नया योद्धा मिला है। मुंबई में INS उदयगिरी को नौसेना के सुपुर्द किया गया। देश में बना ये स्टेल्थ फ्रिगेट कई खूबियों से लैस है। ये भी बता दें कि ये फ्रिगेट मीडियम साइज का युद्धपोत है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन पर जोरदार वार करने के अलावा जहाजों की सुरक्षा भी करेगा। टोही और गश्ती के काम में भी इसका इस्तेमाल होगा। हमला चाहे समंदर की सतह से हो, समंदर के नीचे से हो या फिर आसमान से, हर आक्रमण को INS उदयगिरी नाकाम करेगा। भारतीय नौसेना का नया योद्धा तैयार हो चुका है। नाम है INS उदयगिरी। 3 तरफ से समंदर से घिरे हिंदुस्तान की समुद्री सीमा की हिफाजत में INS उदयगिरी अहम भूमिका निभाएगा। ये समुद्री सीमाओं की लगातार निगरानी तो करेगा ही, दुश्मनों पर जोरदार वार भी करेगा। मुंबई में भारतीय नौसेना को आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी सौंप दिया गया है। नौसेना की तरफ से इसकी जानकारी देते हुए तस्वीरें साझा की गई। इस मौके पर नौसेना की तरफ से कहा गया, यह पल भारतीय नौसेना के लिए अहम पल है क्योंकि उदयगिरी 100वां जहाज है जिसे युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन और डिलीवर किया है। यह युद्धपोत 75% से अधिक स्वदेशी सामान के साथ बनाया गया है। यह अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है। उदयगिरी भारतीय नौसेना की युद्ध तत्परता और भारतीय महासागर में हमारे समुद्री हितों की रक्षा करने की क्षमता को बढ़ावा देगा। भारतीय नौसेना को INS उदयगिरी के रूप में एक मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट मिला है। INS उदयगिरी की बात करें तो ये P-17A क्लास का फ्रिगेट है और नीलगिरी क्लास के इस फ्रिगेट की क्षमताएं अपार हैं। बताया जाता है कि ये न सिर्फ ब्लू वाटर्स में अपना काम करते हैं बल्कि मल्टी ऑपरेशनल भूमिकाओं के लिए भी बहुत ताकतवर है। प्रोजेक्ट 17A के तहत INS उदयगिरी का निर्माण किया गया है। फ्रंटलाइन वॉरशिप का ये योद्धा स्टेल्थ तकनीक से लैस है। स्टेल्थ तकनीक से लैस होने की वजह से ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता और आसानी से दुश्मन की साजिशों के परखचे उड़ा सकता है। उदयगिरी फ्रिगेट अपनी तेज रफ्तार से दुश्मन को आसानी से चकमा देने में सक्षम है। INS उदयगिरी की कमीशनिंग 1 जुलाई 2025 को हुई। मैजगॉन डॉक लिमिटेड ये प्रोजेक्ट 17 अल्फा का शिप है। बेहतरीन शिप और शिवालिक क्लास का फॉलो ऑन जो प्रोजेक्ट 17 अल्फा के नाम से मशहूर है। हमने देखा है नीलगिरी की कमीशनिंग 15 जनवरी को प्रधानमंत्री ने भारत को समर्पित किया। उदयगिरी एक स्टैंड अलोन फ्रिगेट है, स्टेल्थ फ्रिगेट है। SSM सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स इसमें और सरफेस टू एयर मिसाइल्स इसमें, टॉर्पीडोज भी, रॉकेट लॉन्चर्स भी, 76 mm का गन भी और 30 mm का गन भी, 12.5 mm का क्लोजिंग छोटे जो टारगेट से नजदीक में उनको भी मारने के लिए, सबमरीन को भी, मिसाइल्स को भी, एयरक्राफ्ट को भी और ड्रोन्स को भी, सबको मारने वाला फ्लीट के साथ, एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चलने के लिए और अपने आप अकेले पेट्रोलिंग के लिए, मलाका स्टेट हो, सुंदरा स्टेट हो या चोक पॉइंट्स हो, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की सुरक्षा करने के लिए ये भारत के लिए बहुत ही जरूरी था। INS उदयगिरी कई खूबियों से लैस है। इसकी ताकत ऐसी है जो दुश्मन में खौफ भर दे। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टेल्थ टेक्निक है जो इसे दुश्मन के रडार से बचाने में मदद करती है। समंदर का यह नया योद्धा एंटी सरफेस और एंटी शिप वॉरफेयर के लिए ब्रह्मोस से लैस है। एंटी एयर वॉरफेयर के लिए एयर डिफेंस गन और बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए वरुणास्त्र और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगे हैं। ये फ्रिगेट सोनार, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और मल्टी फंक्शनल डिजिटल रडार से लैस है। ये लंबी दूरी से आने वाले अटैक को डिटेक्ट, ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है। INS उदयगिरी एक साथ सतह, हवा और समंदर के नीचे से होने वाले हमलों का जवाब देने में भी सक्षम है। इस युद्धपोत में 2 हेलीकॉप्टर भी आसानी से लैंड कर सकते हैं और उन्हें रखने के लिए यहाँ पर हैंगर भी मौजूद है। इसका डीजल इंजन और गैस टरबाइन का कॉम्बिनेशन इसे और ज्यादा तेज और ताकतवर बनाता है। उदयगिरी पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाता है। INS उदयगिरी को लॉन्चिंग के सिर्फ 37 महीनों में ही डिलीवर कर दिया गया, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है।
INS उदयगिरी के अलावा लगभग 7 इसी तरह की फ्रिगेट्स को भारतीय नौसेना में शामिल होना है और ये सब भारत में बनाई जा रही हैं। अगर INS उदयगिरी की क्षमताओं की बात करें तो इसके अंदर न सिर्फ सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं बल्कि टॉर्पीडोज और तमाम दूसरे तरह के अत्याधुनिक उपकरण भी मौजूद हैं। INS उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। नौसेना की ताकत बढ़ाने के इरादे से डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने साल 2009 में इसका कॉन्सेप्ट अप्रूव किया था। यह प्रोजेक्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की एक सीरीज के निर्माण के लिए शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए और निर्माणाधीन जहाज पहले के युद्धपोतों और फ्रिगेट की तुलना में अधिक उन्नत है। प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया और नौसेना को सौंपा गया INS उदयगिरी दूसरा स्टेल्थ फ्रिगेट है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 7 फ्रिगेट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद है कि साल 2026 के अंत तक प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार सभी 7 फ्रिगेट्स नौसेना को मिल जाएंगे। समुद्री सीमा की रक्षा में सागर का ये प्रहरी बेहद अहम साबित होगा और समंदर में हिंदुस्तान का सुरक्षा घेरा और मजबूत होगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात केंद्र सरकार की उस सौगात की जिसने करोड़ों युवाओं को उम्मीदों से भर दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार अब युवाओं को नौकरी वाली सौगात देने जा रही है और इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से रोजगार प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत पहली बार नौकरी कर रहे युवाओं को तो लाभ होगा ही, लेकिन इसी के साथ उन कंपनियों को भी फायदा होगा जो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देंगी। तो चलिए जानते हैं इस योजना का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। इस बार नौकरी का वादा नहीं बल्कि नौकरी देने का इरादा है। इतना ही नहीं, इस बार सरकार नौकरी के साथ इनाम देने की भी तैयारी में है। समझ लीजिए, पहली नौकरी पाने वालों के दोनों हाथों में अब लड्डू होंगे। रोजगार हाथ में आते ही सरकार 2 किस्तों में इंसेंटिव देगी और जो रोजगार देगा उसे भी सरकार इनाम देगी। केंद्र सरकार ने रोजगार प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम खासकर उन युवाओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा इस योजना से नौकरी देने वाली कंपनियों को भी फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार इस योजना के तहत देश भर में युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर देना चाहती है। सरकार की ओर से इस योजना को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। इस योजना के पहले हिस्से में पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने की सैलरी अधिकतम 15,000 रूपए दी जाएगी। हालांकि ये राशि 2 हिस्सों में दी जाएगी। पहला हिस्सा 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर और दूसरा हिस्सा 12 महीने की नौकरी के बाद मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसका फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे रहेगा। इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है फर्स्ट टाइमर्स के लिए, पार्ट 2 है जो कि सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए सपोर्ट करे। पार्ट 1 जो सपोर्ट टू फर्स्ट टाइमर्स, हम सब जानते हैं कि फर्स्ट टाइमर्स को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस होती है जब वो जॉब सर्च में जाते हैं। कॉस्ट भी लगती है जॉब सर्च पे। उन सब को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट टाइमर्स के लिए 1 महीने की सैलरी के बराबर सब्सिडी अप टू अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15,000 रुपीज ये दी जाएगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगी, 6 महीने और 12 महीने के बाद में दी जाएगी। इसके अलावा इस योजना के दूसरे हिस्सों में कंपनियों को भी फायदा मिलेगा। मसलन कंपनी के लिए शर्त यह है कि उसे लगातार नए लोगों को रोजगार देना होगा। जैसे अगर किसी कंपनी में 50 से कम कर्मचारी हैं, तो उसे कम से कम 2 नए कर्मचारियों को नियुक्त करना ही होगा। वहीं अगर किसी कंपनी में 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, तो उसे कम से कम 5 नए लोगों को नौकरी देनी होगी। आसान भाषा में समझा जाए तो अगर कंपनी 1 लाख रुपए तक के वेतन पर कर्मचारियों को नियुक्त करेंगी, तो कंपनी को सरकार की ओर से हर नए कर्मचारी के लिए 3,000 रुपए प्रति माह की सहायता मिलेगी। दूसरा इसका पार्ट है जो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट देते हैं। 2 साल के लिए 3,000 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय, ये एक सपोर्ट मिलेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें यही सपोर्ट 4 साल के लिए मिलेगा और हर 6 महीने के बाद में पेमेंट मिलेगा। सो दैट मीन्स एक सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट रहेगा।
कई इसके फायदे होंगे। लगातार एम्प्लॉयमेंट में रहने से स्किल का लेवल बढ़ता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस योजना से विनिर्माण क्षेत्र को खास तौर पर बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश में औद्योगिक विकास में भी तेजी आएगी। रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत केंद्र सरकार 1.07 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसमें कर्मचारियों और कंपनियों को डीबीटी के जरिए सीधे पैसे मिलेंगे। इस योजना से करीब 3.5 करोड़ नई नौकरियां मिलने की संभावना है, जिसमें कंपनी और कर्मचारी दोनों ईपीएफओ से जुड़े होंगे। जाहिर है इस योजना से युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और पहली बार नौकरी करने जा रहे युवाओं को फायदा भी होगा। साथ ही उन कंपनियों को भी इस योजना से लाभ मिलेगा जो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देंगी। तो कुल मिलाकर इस योजना का मकसद सिर्फ रोजगार देना नहीं है, बल्कि युवाओं के लिए मजबूत भविष्य का निर्माण करना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।